नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेनुडेशनल प्रोसेस के बारे में, जिसे हम हिंदी में अनाच्छादन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अनाच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बहुत सी क्रियाएं सम्मिलित रूप से शामिल होती हैं। इसमें यदि हम डेनुडेशन की बात करें, अनाच्छादन की बात करें, तो इसमें हमारा जो अपक्षय भी शामिल होता है, इसमें अपर्दन भी शामिल होता है, इसमें मास वेस्टिंग भी शामिल होती है। इसके अलावा डिपोजिशन या फिर उसे हम जो कि हम कहते हैं कि एक प्रकार से जो जो मटेरियल जो कि अपक्षय हुआ है, जो अपरदक मटेरियल हुआ है, जिसको मास वेस्टिंग हुई है, उसका किसी स्थान पर जमा कर देना डिपोजिशन कहलाता है। इस प्रकार से चार प्रक्रियाओं को मिलाकर यह जो प्रक्रिया होती है वह संपूर्ण प्रक्रिया डेनुडेशन कही जाती है, अनाच्छादन कही जाती है। अनाच्छादन के माध्यम से जो चार प्रक्रियाएं संपन्न होती है, चार प्रक्रियाओं का योग, चार प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण ही अनाच्छादन या डेनुडेशन कहलाता है। डेनुडेशन में सबसे पहले जो हमारा वेदरिंग है, वेदरिंग यानी अपक्षय। अपक्षय सबसे पहले अपक्षय किसे कहते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। तो अपक्षय किसी चट्टान का अपने स्थान पर एक स्थिर अवस्था में रहते हुए कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, उसका जो उसकी जो मजबूती थी उसका टूट जाना, उसके टुकड़ों में बट जाना। अभी तक जो चट्टान थी वह एक प्रकार से कमजोर हो चुकी है, परंतु वह अपने स्थान पर स्थिर है। वह क्या हो गई है, एक मलबे के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, परंतु वह अपने स्थान पर स्थित है, अपक्षित हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। इसलिए इस प्रक्रिया को एक स्थानिक प्रक्रिया के रूप में हम अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। और जब अपक्षय की प्रक्रिया किसी चट्टान के साथ संपन्न हो जाती है, जब कोई चट्टान अपक्षित हो जाती है, तो उसके पश्चात अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है। अपर्दन का तात्पर्य है कि अपक्षित जो पदार्थ होता है, अपक्षित जो चट्टान होती है, जब वह अपक्षित चट्टान, जब जो कमजोर चट्टान विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय जो एटमोस्फेरिक जो शक्तियां हैं, एटमोस्फेरिक दबाव हैं, जिनमें हमारी जो प्राकृतिक जो प्रोसेस हैं, जिसमें हमारी नदियां हैं, वायु है, और इसके अलावा समुद्री प्रक्रियाएं हैं, ग्लेशियर प्रक्रियाएं हैं, तो इनके माध्यम से जब जो चट्टान अपक्षित हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, जब उसको इन वायु या जल के द्वारा बहाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया अपर्दन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अपक्षय की प्रक्रिया में चट्टान का क्या होता है, कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, परंतु अपने स्थान पर ही टूटती है, अपने स्थान पर ही रहती है। इस प्रकार से जो अपक्षय है वह एक प्रकार की स्टैटिक प्रक्रिया है, जबकि अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो टूटी हुई चट्टान है, जो टुकड़ों में बट चुकी है, अब उसके द्वारा वह चट्टान नदियों, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट जमा की जाती है। तो यह इरोजन की प्रक्रिया कहलाती है, अपर्दन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद एक प्रक्रिया और शुरू होती है जिसे हम कहते हैं मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग भी एक इसी प्रकार की प्रक्रिया है, यह भी एक प्रकार की अपरदनकारी प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जो मास वेस्टिंग जैसे लैंडस्लाइड है, तो लैंडस्लाइड मास वेस्टिंग का ही एक रूप है। यानी मास वेस्टिंग बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, एक स्लोप के सहारे, मान के चलिए कोई चट्टान है, वह इस स्लोप के सहारे, यानी स्लोप यानी ढाल, यदि ढाल उसकी ज्यादा खड़ी होगी तो वह चट्टान, यदि मान के चलिए कम ही भी अपेक्षित हुई होगी, तो वह भी क्या हो जाएगी, यदि उस पर विभिन्न प्रकार का जल मतलब जलीय प्रक्रिया का सहारा होगा, तो इससे, या फिर वायु का, या फिर ग्लेशियर पे लेंगे, तो इससे जो मास वेस्टिंग के सहारे, स्लोप के सहारे, ग्रेविटी के सहारे, तो क्या होगा, वह चट्टान है वह भूस्खलन के रूप में गिर जाएगी। ठीक। तो इसके जो हमने बात की कि तीसरी जो प्रक्रिया होती है वो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, और चौथी प्रक्रिया होती है वह डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है। वह जो हमारे द्वारा, जो नदियों के द्वारा, जो विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रिया है, जो एटमोस्फेरिक प्रक्रियाओं के सहारे जो इरोजन की प्रक्रिया हुई है, जो अपक्षय की प्रक्रिया हुई है, जो अपर्दन की प्रक्रिया हुई है, जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया हुई है, उसका किसी स्थान पर जब वह चट्टान टूटेगी, तो किसी न किसी स्थान पर तो दूसरे स्थान पर क्या होगी, टूटकर जमा हो जाएगी ना, तो उसे कहते हैं हम डिपोजिशन की प्रक्रिया। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में होता है कि जो हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र होता है, जहाँ से गंगा नदी या फिर कोई ब्रह्मपुत्र नदी वहां से निकलती है, तो वहां सबसे पहले जो चट्टान होती है उसमें अपक्षय की प्रक्रिया होती है, और अपक्षय के माध्यम से वह चट्टान यदि कमजोर हो जाती है, तो कमजोर होने के बाद उस चट्टान में वह जो नदियों के द्वारा, उस गंगा नदी के द्वारा उस चट्टान को अपरदित कर दिया जाता है, उसको बहाकर जो निम्न क्षेत्र है, जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, बिहार का रीजन है, यहाँ पर लाया जाता है। तो यह एक प्रकार की अपर्दन की प्रक्रिया है, और अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम क्या होता है, डिपोजिशन या जमा करने की प्रक्रिया होती है, और इसे लाकर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है,
वह जो चट्टान के टुकड़े हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम विभिन्न प्रकार से इस प्रक्रिया को देखते हैं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है, ऐतिहासिक काल में पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं इस प्रक्रिया का प्रमुख योगदान रहा है। जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में जो हमारी जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, डेनुडेशन की प्रक्रिया है, जो 4 प्रक्रियाओं का एक मिश्रण है, 4 प्रक्रियाओं के सम्मिलन से यह प्रक्रिया बनती है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसमें डेनुडेशन की प्रक्रिया का परिणाम है। क्योंकि जैसा कि हम पिछले अध्याय में हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और उसमें हमें बताया गया था, उसमें हमने सीखा था कि जो यूएशियाई जो प्लेट थी, उसमें जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर से जो उत्पत्ति हुई है हिमालय पर्वत की, तो टेथिस सागर में यूरेशियाई प्लेट के सहारे नदियों के द्वारा हजारों वर्षों तक क्या हुआ था, मलबा या फिर अवसाद लाकर उस टेथिस सागर में जमा कर दिया गया था। तो इस प्रकार से अवसाद के उठने के कारण, उस मलबे के उठने के कारण, उस सेडिमेंट के उठने के कारण ही हिमालय जैसे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रक्रियाएं पृथ्वी के बाह्य भूआकृति पर संपन्न हो रही हैं, वह सभी प्रक्रियाएं डेनुडेशन या अनाच्छादन की प्रक्रिया का ही परिणाम है। आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का निर्माण होता है, तो भ्रंश का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है, कश्मीर में कश्मीर घाटी जिसे हम कहते हैं, तो कश्मीर घाटी भी एक प्रकार की अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम है। क्योंकि जहाँ आज पर्वत है, जहाँ आज पठार है, मान के चलिए पठार है, तो वहाँ कभी ना कभी पर्वत रहा होगा, और नदियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप, वायु के प्रभाव के परिणाम स्वरूप, ग्लेशियर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो ऊंची चट्टानें थी, उनको विभिन्न प्रक्रिया, अपक्षय, अपरदन, मास वेस्टिंग, और इसके अलावा डेनुडेशन, इसके अलावा जो हमारी डिपोजिशन, इन प्रक्रियाओं के सहारे उसको काट कर क्या कर दिया गया, उसको नए तरीके से लैंड फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने जो दृश्यमान जो हमें वर्तमान में देखने को मिलता है कि जहां आज हम जानते हैं कि गंगा नदी का जो मैदान है, वो गंगा का मैदान है, जो कि जो उत्तरी भारत के इलाके में स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है, जिसमें बिहार राज्य शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। परंतु जब हिमालय का निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। तो गंगा नदी के सहारे, गंगा नदी के द्वारा धीरे धीरे क्या करती, हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। डेनुडेशन की प्रक्रिया, नक्शलन की जो प्रक्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप जो हिमालयी चट्टानों को तोड़कर गंगा नदी हिमालय की चट्टानों में अपक्षय हुआ, उसके बाद अपरदन हुआ, और गंगा नदी ने अपरदन के माध्यम से उस जो मलबा था, जो वहाँ का अवसाद था ऊपरी क्षेत्रों का, उसको अपनी शक्ति के सहारे उसे जो उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा विभिन्न प्रकार की सघन जनसंख्या का जो क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का तराई, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का एक सघन क्षेत्र है, जहाँ पर जनसंख्या इतनी इस तरह पाई जाती है, तो वह उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण का कारण यही है। यही डेनुडेशन की प्रक्रिया, यही अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम ही हमारा उत्तर भारत का मैदान आज हमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है। ठीक, इसके साथ साथ जो डेनुडेशन की प्रक्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप यदि हम देखते हैं कि अरावली पर्वत, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत में से माना जाता है, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, तो वह जो अरावली पर्वत है, वह सबसे पुरानी पर्वतों, विश्व के सबसे पुरानी पर्वतों में शामिल है। परंतु उस पर्वत की धीरे धीरे क्या हुई, विभिन्न प्रकार की डेनुडेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से जब उसका अपक्षय हुआ, जब विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय प्रक्रिया में जब उस पर हवा का प्रभाव हुआ, जल का प्रभाव हुआ, सूर्य ताप का प्रभाव हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसकी याद दे सकते हैं कि वह एक प्रकार से उसकी ऊंचाई कम हो गई है। वह जिस रूप में पहले विद्यमान था, वह आज उस रूप में विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारे सामने बहुत सी शिलाकृतियां विद्यमान है, बहुत से ऐसे तत्व विद्यमान है, ऐसी भूआकृतियां विद्यमान है, बहुत से ऐसे लैंडफॉर्म विद्यमान है, जो कि इस डेनुडेशन प्रक्रिया, इस अनाच्छादन प्रक्रिया का ही परिणाम है। इस अनाच्छादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने उपस्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डेनुडेशन प्रक्रिया का हम यदि महत्व की बात करें, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अनाच्छादन की प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं, क्यों हमें जानना जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले यदि हम किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यह जानना देना जरूरी है कि आखिर हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका यह परिणाम है कि डेनुडेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही मिट्टियों का निर्माण होता है। कैसे मिट्टियों का निर्माण होता है? जैसे मान के चलिए, जो यदि आपने ढक्कन के पठार का क्षेत्र देखा होगा, तो वह ढक्कन का पठार का क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है। तो
ढक्कन का क्षेत्र था, जो ढक्कन का पठार है, वह कैसे उसका निर्माण ज्वालामुखी के माध्यम से ज्वालामुखी के माध्यम से जो निकला हुआ जो लावा है, जो मैग्मा जो बाहर निकल कर आया था, तो उससे क्या हुआ, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। हम जानते हैं कि जो जब ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा बाहर निकलता है पृथ्वी की सतह पर, तो उससे क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, एक प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, जो कि सबसे मजबूत चट्टान मानी जाती है, आग्नेय चट्टान। ठीक, तो इस चट्टान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस चट्टान पर विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय प्रक्रिया है, एटमोस्फेरिक प्रक्रिया है, जब इस अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम हुआ, जब इस डेनुडेशन की प्रक्रिया का परिणाम हुआ, जब इस इरोजन हुआ वहां पर, जब अपरदन हुआ, जब वहां पर डिपोजिशन हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां की जो चट्टान थी वह धीरे धीरे सूर्य ताप, वायु, जल इत्यादि बाहरी तत्वों के प्रभाव स्वरूप परिणाम स्वरूप क्या हुई, वह कमजोर हो गई, और कमजोर होने के पश्चात धीरे धीरे टुकड़ों में टूट गई। तो यह अपक्षय की प्रक्रिया हुई। उसके बाद वायु और जल के द्वारा उसको बहाकर उस क्षेत्र में क्या कर दिया गया, मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और आज हमारे सामने उस जो ढक्कन का पठार का क्षेत्र है, उसमें उस क्षेत्र में काली मिट्टी के क्षेत्र हम देख सकते हैं। तो वह काली मिट्टी जो कपास के लिए विद्यमान होती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां, आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी के विषय में। जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार से जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी का रूप है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार से इसी डेनोडेशन प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि जो हिमालय क्षेत्र से नदियों के द्वारा जो बहुत बड़ी मात्रा में मलबा लाया जाता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट लाया जाता है, उससे उस नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा उसे गंगा के रीजन में क्षेपित कर दिया जाता है। गंगा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद नदी में इसकी इतनी शक्ति नहीं होती है। नदी का जो ढाल होता है वह कमजोर होता जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के पश्चात यदि आप बिहार में जाएंगे, तो जो गंगा नदी है उसका ढलान इतना कमजोर हो जाएगा कि वह बहुत ही, मतलब बहुत ही कमजोरी के साथ में वह बहुत ही कमजोर हो जाती है, और वह अब इतने वेग के साथ में, इतनी तीव्र गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए वह अपने साथ में जो कुछ भी मतलब मलबा अवसाद बहाकर लाई थी, अब उसको वहां पर स्थानांतरित कर देती है। इससे वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी जो कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई है, वह निर्मित होती है। ठीक, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो हमारे सामने उपजाऊ मिट्टियां विद्यमान है, वह इसी डेनुडेशन प्रोसेस का परिणाम है, इसी अनाच्छादन की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके अलावा रॉक साइकिल, यदि हमने इससे पहले की वीडियो में चट्टानों के विषय में चर्चा की थी कि चट्टानें क्या हैं और किस प्रकार से उनका साइकिल शुरू होता है। तीन प्रकार की चट्टानों के विषय में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से जो कायांतर चट्टान पर परिवर्तित हो सकती है, और कायांतर चट्टान अवसादी चट्टान परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रकार से सेल का चक्र शुरू होता है, जैसे हम सेल चक्र कहते हैं। तो सेल चक्र की प्रक्रिया भी अनाच्छादन की प्रक्रिया का ही परिणाम है। यदि मान के चलिए अनाच्छादन की प्रक्रिया ना हो, यदि किसी चट्टान का इरोजन ना हो, तो वह अपना रूप नहीं परिवर्तन पाएगी। यदि उस पर वायुमंडलीय प्रक्रिया का ना प्रभाव हो, तो अपना रूप परिवर्तन नहीं हो पाएगी। यदि वह पर मान के चलिए कोई आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जब अपक्षय होता है, उसके परिणाम स्वरूप अपरदन होता है, तो उसको वहां उस चट्टान को वहां का टुकड़ों में बहाकर किसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, और उसके पश्चात लेयर के रूप में स्थानांतरित करने से क्या होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक सेल चक्र बनता है। तो सेल चक्र को मुकम्मल करने में, सेल चक्र को परिणति तक पहुंचाने में इस डेनुडेशन, इस अनाच्छादन की प्रक्रिया का अपना महत्व है। इसके अलावा यदि हम पृथ्वी के विभिन्न प्रकार की जो हमारे सामने टॉपोग्राफी विद्यमान है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां विद्यमान है, विभिन्न प्रकार के हमारे सामने स्थल खंड विद्यमान है, जिनमें पर्वत है, पठार है, तो इनके यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें, तो किस प्रकार से इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय प्रक्रिया है, जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, वह हमेशा ही संपन्न होती रही है। यानी पृथ्वी के इतिहास जो कि 4.5 अरब वर्ष पहले ही माना जाता है, तो उसके परिणाम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, और वायुमंडलीय प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी के हमारा कहा जाता है कि प्रेजेंट ही पास्ट का क्या होती है। यानी जो यदि हम जिस पर्वत को आज देख रहे हैं, वह पास्ट में उस स्थिति में विद्यमान नहीं था। जो जिस पठार को आज हम देख रहे हैं, वहां पर कल कोई और स्थिति नहीं विद्यमान थी। जिस मैदान को देख रहे हैं, कल वह उसका रूप कुछ और भिन्न था। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट ही पास्ट की के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी स्थलाकृतियां हैं, उनका प्राचीन समय में उनकी स्थिति क्या थी, किस प्रकार से उनकी स्थिति विद्यमान परिस्थितियां विद्यमान थी, उसको पता लगाने में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने में हमें इस डेनुडेशन प्रक्रिया के का सहायता मिलती है। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज हुए हैं, तो उसके क्लाइमेट चेंज की जानकारी भी हम इस डेनुडेशन प्रक्रिया, इस अनाच्छादन की प्रक्रिया का
के माध्यम से उजागर कर सकते हैं, यह हमारे सामने जानकारी सामने आती है। क्योंकि विभिन्न प्रकार से यदि हम मान चले कोयले का निर्माण हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ है, या फिर जो हमारे सामने ईंधन के साधन के रूप में डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि का निर्माण होता है, वह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि इनका निर्माण, इन यह जो पाए जाते हैं, वह ईंधन पाए जाते हैं, वह केवल अवसादी चट्टानों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानें, चूंकि एक प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण होने का कार्य चूंकि डेनुगेशन का प्रक्रिया का ही परिणाम है, यानी डेनुगेशन की प्रक्रिया नहीं होती तो अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि डेनुगेशन की प्रक्रिया के परिणाम जो अपक्षय होता है, अपरदन होता है, अपरदन के माध्यम से चट्टान बाहर कर ला जाती है और कहीं उसी बंगाल की खाड़ी में परत दर परत स्थानांतर कर दिया जाता है। और उसमें जब जीव जंतुओं के जीवाश्म में यदि उसमें धंस जाते हैं तो इसके जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद ही क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का निर्माण होता है। इसलिए हम जानते हैं कि क्लाइमेट किस प्रकार से वहाँ किस क्षेत्र का किस प्रकार का क्लाइमेट रहा है, इसको जानने में भी इस डेनुगेशन प्रक्रिया का परिणाम, इस डेनुगेशन प्रक्रिया का अपना महत्व है, अपना एक इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां रही हैं, आज जिस रूप में विद्यमान है उस रूप में पहले नहीं थी। जैसे कि मान चलिए सरस्वती नदी को उदाहरण लें, सरस्वती नदी जो कि राजस्थान के क्षेत्र में, मतलब उत्तरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से बहकर आती थी नीचे क्षेत्रों में, परंतु आज वह उस क्षेत्र में विद्यमान नहीं है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हुई है, विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की बाह्य प्रक्रियाएं हुई हैं, उनके परिणाम विभिन्न प्रकार की डेनुगेशन प्रक्रियाएं हुई हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा माना जाता था कि प्राचीन समय में क्या ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलती थी, परंतु विभिन्न प्रकार की डेनुगेशन प्रक्रिया का परिणाम हुआ, विभिन्न प्रकार की अपरदनकारी प्रक्रियाओं का परिणाम हुआ, अपक्षयकारी प्रक्रियाओं का परिणाम हुआ कि आज ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है परंतु गंगा नदी से नहीं मिलती है। इस क्योंकि पहले माना जाता था कि जो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो रीजन है, जो बहाव क्षेत्र है, जो अववाह क्षेत्र है, वह कुछ भिन्न था, परंतु उसको डेनुगेशन प्रक्रिया के परिणाम अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वह उसमें रुकावट प्रदान हो गई है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हमारे सामने जो प्रोसेस संपन्न होती हैं, उसके परिणामस्वरूप हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी जानने में जानकारी मिल पाती है। ठीक, तो अब हम चूंकि हम बात इसके अपने महत्व को लेकर चर्चा की कि किस प्रकार से इस डेनुगेशन प्रक्रिया का, इस आरक्षण की प्रक्रिया का अपना महत्व है। अब हम बात करते हैं कि डेनुगेशन प्रक्रिया में जो 4 प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं, अपक्षय की प्रक्रिया, अपरदन की प्रक्रिया, जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया और इसके अलावा डेपोजिशन की प्रक्रिया, इन 4 प्रक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं, एक एक करके एक एक प्रक्रिया को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया अपक्षय। तो अपक्षय, जैसे मान के अपक्षय क्या है, सबसे पहले हमारे सामने यही प्रश्न होता है अपक्षय क्या है। तो अपक्षय यानी इसे हम कहते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग एक प्रकार की स्थैतिक प्रक्रिया है, यानी यह एक स्थान पर स्थिर तरीके से संपन्न होती है। जैसे कोई चट्टान है, वह आज चट्टान विभिन्न प्रकार की, जब उस पर हजारों वर्षों तक उस पर जल की प्रक्रिया होगी, जब रेनफॉल होगा, वायु का प्रभाव होगा, इत्यादि बाह्य तत्वों का प्रभाव होगा, तो इसके परिणाम से क्या हो जाएगी, वह चट्टान क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए जब कोई चट्टान कमजोर होकर टुकड़ों में टूट जाती है तो यह प्रक्रिया अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है, परंतु वह टुकड़ों में केवल टूटती है, बहाकर नहीं जाती है। तो यह एक प्रकार की स्थैतिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जब जंग लगती है तो जंग लगने के परिणामस्वरूप क्या होता है, लोहा जो कमजोर हो जाता है, उसकी जो पपटी है वह टूट कर गिरने लगती है। तो इस प्रकार से जब वह टूट कर गिरती है तो यह प्रकार से वह जो लोहा था अभी तक एक मजबूत अवस्था में था, अब वह क्या हो गया है, अब वह टुकड़ों में टूट गया है। तो यह एक प्रकार की अपक्षयकालीन प्रक्रिया है। ठीक, तो अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी स्थैतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मजबूत चट्टान टूटकर टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है और यह स्थैतिक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने है। तो किस प्रकार से अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है? अपक्षय की प्रक्रिया 3 तरीकों से संपन्न होती है। सबसे पहले फिजिकल तरीके से, यानी भौतिक तरीके से, दूसरी केमिकल तरीके से, तीसरी जैविक तरीके से। अपक्षय की प्रक्रिया 3 तरीके से संपन्न होती है। फिजिकल तरीके से कैसे? मान के चलिए सूर्य ताप के प्रभाव के परिणामस्वरूप, वर्षा के प्रभाव। फिजिकल यानी कॉन्टेक्ट में, जब कोई चट्टान जल के कॉन्टेक्ट में होती है, यानी चट्टान पर जब वर्षा का जल गिरेगा तो वर्षा के जल के गिरने के परिणामस्वरूप क्या होगा, चट्टान धीरे धीरे कमजोर होगी, वह जो अपक्षित होगी, वह टूटेगी, वह कमजोर होगी, वीक हो जाएगी। तो यह भी अपक्षय की प्रक्रिया परिणाम है। इसके अलावा सूर्य का ताप का प्रभाव उस पर हजारों वर्षों तक प्रभाव पड़ेगा, तो इससे भी चट्टान क्या होगी, अपक्षित हो जाएगी। इसके अलावा पाला, ठंडे क्षेत्र में पाला का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि मान के चलिए चट्टान है, चट्टान में दरार भी होगी, तो जो पाला है, पाला इस चट्टान में दरार में क्या हो जाएगा, यदि
क्या हो जाएगा, उसके अंदर जाएगा। परंतु रात्रि में चूंकि हम जानते हैं सर्दी वाले प्रदेशों, ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ होती है वो जम जाती है, तो इस प्रकार से जो अभी तक जो सूर्य के प्रकाश में जो जल था, अब वह रात्रि में बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चट्टान में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो जो बर्फ है उसका आयतन अधिक होता है। जैसे आपने फ्रिज में यदि आपने पानी रखा है, यदि आप उसको फ्रीजर में रख दें, जल को यदि आप बॉटल में भरकर फ्रीजर में रख दें, तो क्या होगा, वह जो जो यदि बॉटल कमजोर होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, वह बॉटल टूट जाएगी, क्योंकि उस पर जो बर्फ है उसका आयतन अधिक होता है। इस प्रकार से इस चट्टानों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें सूर्यताप की प्रक्रिया का प्रभाव होता है, जल की प्रक्रिया का प्रभाव होता है। इस प्रकार से जो पायला जो ओस गिरती है, जो बर्फ गिरती है, तो इसके परिणामस्वरूप फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से जो चट्टान है वह कमजोर होती है। तो अपक्षय की प्रक्रिया जो कि फिजिकल तरीके से भी संपन्न होती है, भौतिक तरीके से संपन्न होती है, यह प्रक्रिया जो कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो इसके जो अब भौतिक प्रक्रिया की बात की, इसके अलावा केमिकल तरीके से भी अपक्षय होता है, केमिकल मतलब तरीके से भी, भौतिक तरीके, रासायनिक तरीके से भी अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक तरीके से यदि हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से जब कोई चट्टान है, चट्टान जब जल के मतलब जैसे मान के चलिए आप संगमरमर चट्टान है, तो संगमरमर के पर जब जल का प्रभाव होगा चट्टान खुल जाएगी। तो एक प्रकार की यह भी तो केमिकल प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि यदि चट्टान यदि मजबूत होती तो वह नहीं खुलती। तो इसलिए ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, यदि उस पर जब वो प्रक्रिया क्या होती है, जब वो केमिकल तरीके से होती है, धीरे धीरे संपन्न होती है प्रक्रिया। ठीक, और यह जो केमिकल जो प्रक्रिया होती है, तो यह जो केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, वह प्रक्रिया एक प्रकार से ठंडे क्षेत्रों में नहीं बल्कि गर्म क्षेत्रों में संपन्न होती है, जहां पर जल अधिक गिरता है, जहां पर वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में यह रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से यह जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो रासायनिक तरीके से होती है, भौतिक तरीके से जो प्रक्रिया होती है वह भी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है, परंतु भौतिक तरीके से यह प्रक्रिया ठंडे प्रदेशों में होती है, जहां पर ड्राई क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा जैविक तरीकों से भी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जैविक मान के चलिए कोई चट्टान है, चट्टानी क्षेत्रों में यदि मानवीय गतिविधियों का परिणाम होता है कि मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार से अपनी विकास योजनाओं के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, चट्टान में विभिन्न प्रकार का जो विस्फोट किए जाते हैं, तो विस्फोट के रोड बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, ब्रिज बनाने के नाम पर चट्टान में विस्फोट किए जाते हैं। चट्टान में विस्फोट के परिणाम स्वरूप वह चट्टान का जो संपूर्ण चट्टान होती है वह कमजोर हो जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो इसलिए यह जो अपक्षय की प्रक्रिया है, तो वह मानवीय परिणाम स्वरूप ही होती है। जीव जंतु भी इसमें अपना योगदान देते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, इसके अलावा जो चूहे हैं वह अपने निवास के लिए पोल का मतलब बिल बनाते हैं। वह भी एक प्रकार की अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है, वेदरिंग की प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसके अलावा वनस्पति भी इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यदि मान के चलिए कोई पेड़ चट्टानी क्षेत्रों में उगा है, चट्टान में जब पेड़ उगा है, तो वह अपनी जड़ों को धीरे धीरे उस चट्टान में अपने धंसाने का प्रयास करेगा, तो चट्टान धीरे धीरे क्या होगी, टूट जाएगी। तो इसलिए अपक्षय की प्रक्रिया भौतिक, रासायनिक, जैविक तरीके से संपन्न होती है। ठीक, इसके बाद जो प्रक्रिया संपन्न होती है, जब कोई चट्टान अपक्षित हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, अब वह उतनी मजबूत अवस्था में नहीं रही, तो इस प्रकार से यदि मान के चलिए अपारदन की प्रक्रिया भी संपन्न होने वाली है। चट्टान टूट चुकी है, अब उसको अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर ले जाना बाकी है। अपर्दन की प्रक्रिया क्या है, तो अपर्दन की प्रक्रिया में जब कोई चट्टान अपक्षय हो जाती है, तो अपक्षय चट्टान को बहाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही अपर्दन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कुछ कारक होते हैं, जैसे जल के द्वारा, जैसे कोई चट्टान कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, उस पर अपक्षयकारी प्रक्रिया का प्रभाव हो चुका है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब जो अपर्दनकारी प्रक्रिया क्या करती है, उस अपक्षित चट्टान को बहाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। तो अपर्दन की प्रक्रिया जल के सहारे होती है, विंड के सहारे होती है, ग्लेशियर भी इसका कार्य करते हैं, मरीन फोर्स के सहारे भी होती है, और मानवीय प्रक्रिया भी इसमें अपना योगदान देती है। ठीक, तो अपर्दन की प्रक्रिया यदि हम जल के माध्यम से बात करें, तो जल के माध्यम से वाटर का प्रभाव की बात करें, तो जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के क्षेत्रों में यदि हम देखें, तो गंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से निकलती है, तो वह पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों से जब वह मैदानी क्षेत्रों में अपना कदम रखती है, तो उसके परिणाम से जो पर्वतीय क्षेत्रों में उसका जब वेग अधिक होता है, जब उसकी वेलोसिटी अधिक होती है, जब उसकी तीव्रता अधिक होती है, तो वह क्या करती है, अपर्दन करने का प्रयास करती है। जो चट्टानें टूट चुकी हैं, जो भी उसकी सामने चट्टान आती है, वह अपने आसपास की चट्टानों की जो बालू है, या फिर जो जो
अवसाद है उसको अपने साथ बहाकर नीचे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें स्थानांतरित करने का प्रयास करती है। तो अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो जो उसके जो नदी के मार्ग में जो भी कण आती है, चट्टान आती है, वह एक चट्टान क्या करती है, मान के चलिए नदी इस प्रकार से गुजर रही है, आगे गुजर रही है, तो उसने अपने क्षेत्र की जो आसपास की चट्टानें थी उस चट्टानों के टुकड़ों को तोड़कर उस चट्टानों के टुकड़ों को तोड़ लिया और उसको बहाकर आगे बढ़ाया। तो वह चट्टान के टुकड़े टूटे हैं, वह भी तो दूसरे टुकड़ों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार जो 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 जल की प्रक्रिया होती है, जो फ्लूइड प्रोसेस होती है, जो वाटर की प्रोसेस होती है, जो वाटर के द्वारा अपरदन की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, जो वाटर की शक्ति होती है, वाटर की हार्ट जो जो फोर्स होती है, उसके परिणाम स्वरूप ऊंचे जो पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अपक्ष चट्टान हो चुकी है, जो कमजोर चट्टान हो चुकी है, उसको बहा ले जाती है, परंतु मजबूत चट्टान नहीं बह पाती है। मजबूत चट्टान अपने स्थान पर स्थिर रहती है, परंतु वह चट्टान जो मजबूत है वह कल के दिन क्या होगा, कल के दिन वह कमजोर हो जाएगी, वह भी अपक्षित हो जाएगी, तो आगे चलकर वह भी बहा ले जाएगी। तो इस प्रकार से अपरदन की प्रक्रिया जलीय क्षेत्रों में जल के द्वारा संपन्न होती है। जल एक प्रकार का एजेंट है जो कि अपरदन प्रक्रिया को संपादित करने का, उसको समन्वित करने का, उसको संपूर्ण करने का कार्य करता है। इसके अलावा वायु की प्रक्रिया भी इसके द्वारा संपन्न होती है। वायु के द्वारा भी यही अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो बालू के कण होते हैं, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, जो बालू जितनी मतलब रेत यानी जितनी हवा जितनी तेज गति से चलती है, उतनी तेज गति से जो बालू के कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने रेत के टीले को देखा होगा कि आज कोई रेत का टीला इस स्थान पर विद्यमान था, वो कल वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। तो वह भी एक प्रकार की अपरदन की प्रक्रिया है। अपरदन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब कोई चट्टान, यदि रेगिस्तानी क्षेत्रों की हम बात करें तो यदि मान के चलिए चट्टान है, तो चट्टान पर जब रेत यानी कण यानी बालू का प्रभाव, जब इस पर घर्षण का प्रभाव होगा तो यह चट्टान क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अपरदित हो जाएगी, तो उसके द्वारा हवा के द्वारा उसको बहाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद ग्लेशियर की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से संपन्न होती है। ग्लेशियर प्रक्रिया, ग्लेशियर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से, या तो वर्षा मतलब ग्लेशियर जो क्या होता है, गर्मी के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के परिणाम क्या होते हैं, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो अपने साथ में जो अपने मार्ग में जितने भी मलबा आता है, जितनी भी चट्टानें आती हैं, वो अपने साथ में अपने प्रभाव के कारण, अपनी फोर्स के कारण उसको बहाकर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्लेशियर के परिणाम स्वरूप भी यह प्रक्रिया, अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा मास वेस्टिंग, जो हमने तीसरी प्रक्रिया की बात की थी, मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्लोप के सहारे संपन्न होती है, जो ग्रेविटी के सहारे संपन्न होती है। यह भी एक प्रकार की अपरदन की प्रक्रिया है। यानी मास वेस्टिंग एक प्रकार की स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भी गतिक प्रक्रिया है। यह भी अपरदनकारी प्रक्रिया का ही मतलब जैसी प्रक्रिया है, परंतु जैसे कि हमने देखा कि अपरदन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमने देखा जल का प्रभाव होता है, वायु का प्रभाव होता है, इसके अलावा ग्लेशियर का प्रभाव होता है। तो यह तीन शक्तियां या फिर और अन्य शक्तियां भी कार्य करती हैं, परंतु जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया होती है उस पर इनका प्रभाव तो होता है, परंतु जो ढाल होता है, ढाल मुक्त होता है। यानी ढाल यदि इस प्रकार खड़ा हुआ ढाल होगा तो चट्टान यहाँ पर होगी, उस पर यदि कम प्रभाव होगा, यदि बालू वह कम कमजोर भी होगी, तो उस ढाल के प्रभाव स्वरूप यदि उस पर हल्का सा भी हवा का प्रभाव पड़ेगा तो वह क्या हो जाएगी, भूस्खलन के रूप में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया है वह एक प्रकार की मतलब मास वेस्टिंग भूस्खलन का ही परिणाम है। यानी भूस्खलन मास वेस्टिंग के अंतर्गत आता है। मास वेस्टिंग एक विशाल प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है, मतलब कि जो भूस्खलन है वह उसका एक रूप है। तो भूस्खलन की जो प्रक्रिया होती है ग्रेविटी के सहारे होती है, वह गुरुत्वाकर्षण के सहारे होती है। उस पर बाहरी प्रक्रियाओं का परिणाम प्रभाव पड़ता है, यानी उस पर जली रेनफॉल अधिक होगा तो वह प्रक्रिया, वह जो चट्टान है कमजोर हो जाएगी, जरूर कमजोर हो जाएगी। उस पर वायु का प्रभाव होगा तो चट्टान क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। परंतु उसको जब तक वह ढाल का सहारा नहीं होगा, चलिए ढाल इस प्रकार से है, तो जो चट्टान कमजोर भी हो चुकी है तो वह क्या नहीं होगी, वह अपरदित नहीं होगी। तो इस जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें ग्रेविटी का प्रमुख रोल होता है, उसमें स्लोप का रोल होता है, उसमें जो स्लोप है, जो ढाल है, उसका प्रमुख योगदान होता है। जिस प्रकार से ढाल होगा, ढाल के सहारे यह मास वेस्टिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। परंतु इस प्रक्रिया को फोर्स करने के लिए, इस प्रक्रिया को और अधिक तीव्र गति से बढ़ाने में जो नदी है, जो भूकंपी झटके हैं, जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हैं, यह योगदान देती हैं। चाहे वायु की प्रक्रिया या ग्लेशियर की प्रक्रिया है, यह प्रक्रियाएं योगदान देती हैं, परंतु इसमें प्रमुख रोल होता है ढाल का, अपने ग्रेविटी का, स्लोप का। ठीक, तो यह मास वेस्टिंग की प्रक्रिया। तो यह जब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है
उसके बाद यदि चट्टानों को चट्टान टूट चुकी है, अपरदित हो चुकी है, परंतु वह चट्टान कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो वहां पर जाने के जब जहां जाकर क्या होगी, वह कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो जाएगी, क्षेपित हो जाएगी, जमा कर दी जाएगी। कोई बालू के कण नदी के द्वारा बहा कर ला जाएंगे तो उसको जमा कर दिए जाएंगे। तो है एक प्रक्रिया जो आगे आती है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, जमा करने की प्रक्रिया। ठीक, जब चट्टान बहा कर लाई गई है अब उसको कोई स्थान पर जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जमा करने की यह प्रक्रिया होती है, वह भी जब अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जब अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जब मास वेस्टिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके पश्चात डिपोजिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी अब मान के चलिए कोई नदी है, नदी अपर्दन कर रही थी, परंतु नदी के पास में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अब वो और अपर्दन कर सके। यानी हिमालय क्षेत्रों में उसने बहुत ही तीव्र गति से अपर्दन किया, परंतु अब मैदानी क्षेत्रों में आ रही है, अब वो अपनी शक्ति खो रही है, धीरे धीरे वो कमजोर हो रही है, वीक हो रही है। उसके परिणाम क्या करेगी, वह क्या करेगी, अपने साथ में जो लाया गया मलबा है वह अपने स्थान पर क्या कर देगी, उसको आसपास के क्षेत्रों में क्या कर देगी, क्षेपित कर देगी, जमा कर देगी। तो है डिपोजिशन की प्रक्रिया है। तो डिपोजिशन की प्रक्रिया के परिणाम हम देखते हैं कि गंगा के जो यदि मान के चलिए जो गंगा नदी के क्षेत्रों में भाबर का निर्माण होता है। भाबर एक प्रकार का एक क्षेत्र है जिसका निर्माण कैसे होता है, भाबर का निर्माण हिमालय के फुटहिल्स में होता है। तो यदि मान के चलिए यहाँ पर आप देखें कि जैसे इस क्षेत्र से गंगा नदी अपने साथ में अपने साथ में मलबा लेकर यहाँ पर आ रही है, परंतु अब यह क्षेत्र क्या हो रहा है, स्टीप हो गया है, इस प्रकार का गंगा का क्षेत्र हो गया है। तो यहाँ जो मलबा लाएगी तो ये इस क्षेत्र में क्या कर देगी, स्थानांतरित कर देगी, इसको यहीं पर स्थानांतरित कर देगी। ठीक, क्योंकि इसके पास में आगे शक्ति नहीं बचेगी कि वह अपने साथ में लाए हुए मलबे को उतने अधिक तरीके से, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों को उसको यहाँ पर बहा कर ले जाएगी। ठीक, परंतु जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े इतने बहुत विशाल टुकड़े होते हैं, तो इनको क्या कर देगी, यहीं पर इसको क्षेपित कर देगी, यहीं पर जमा कर देगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। तो भाबर का क्षेत्र आपने देखा होगा कि भाबर के क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि नदियों के द्वारा गंगा नदी के द्वारा या किसी अन्य नदी के द्वारा बहा कर लाई जाती हैं। परंतु जो बड़े बड़े टुकड़े चट्टान के यहाँ पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, यहाँ पर क्षेपित कर दिए जाते हैं, यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, इसको यहाँ पर जमा कर दिया जाता है। तो भाबर का यह क्षेत्र होता है। भाबर के क्षेत्रों में यदि आप देखिएगा तो भाबर के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की एक दलदल की स्थिति बनती है, एक प्रकार से मरुस्थल की स्थिति बनती है। ठीक, इसके बाद एक क्षेत्र आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भी की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से होती है, और बांगर और खादर। तो जब नदी आगे बढ़ती है तो क्या करती है, और वह इस प्रकार से मेंडर करने का प्रयास करती है, क्योंकि अब उसके पास में शक्ति नहीं रही है, वो कमजोर हो चुकी है, इसलिए विभिन्न प्रकार से मोड़ से जहां से उसको कमजोर चट्टान मिलती है वहां से वह बहती जाती है। ठीक, तो वह टेढ़ा मेढ़ा जिग रूट बनाती है, तो इसे कहते हैं म्यांडर। इसके अलावा तो म्यांडर के सहारे क्या कर देती है, यहाँ पर जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाई है, जो अपने साथ में छोटे छोटे टुकड़े बहा कर लाई है, उसको इसी क्षेत्र में स्थानांतरित कर देती है। तो इसे हम बांगर का रीजन कहते हैं, यहीं पर खादर का रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी अवस्था में होती है। इसके अलावा जब जो नदी है वो अपने अंतिम मार्ग में, अपने अंतिम क्षेत्र में, जब वह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है, तो वह वहाँ पर क्या कर देती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा यानी जब वह नदी है वह अपनी धाराओं को, उसकी बहुत हजारों धाराएं उससे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ने का प्रयास करती है, परंतु वह एक धारा के रूप में आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से डेल्टा की स्थिति यहाँ पर जो उसका तट है, जो उसका किनारा है, उस क्षेत्र में बन जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से डेनुडेशन की जो प्रक्रिया है, जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, वह 4 प्रक्रियाओं का परिणाम है। वह अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है, वह अपरदन भी इसमें शामिल है, उसमें मास वेस्टिंग भी शामिल है, उसमें डिपोजिशन भी शामिल है। तो इन 4 प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप से योग ही क्या कहलाता है, डेनुडेशन की प्रक्रिया है। और डेनुडेशन की प्रक्रिया को हमने महत्व को देखा, परंतु डेनुडेशन की प्रक्रिया में कुछ बाधाएं भी आती हैं। वह बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो मान के चलिए यदि कोई नदी वहां पर से आ रही थी, परंतु क्या हुआ, अचानक से भूकंप आ गया या ज्वालामुखी किया गया, तो उस नदी में तो अचानक से क्या होगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। उस नदी का जो क्षेत्र था अभी तक वह अपने स्वतंत्र तरीके से बह रही थी, परंतु अब वो क्या हो जाएगी, वह स्थिर हो जाएगी, उसमें उस क्षेत्र में बाधा आ जाएगी, उसके मार्ग में बाधा आ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, यदि आज हमारे सामने कोई पहाड़ है, तो यदि हम उसको देखने का प्रयास करें तो आज कहीं ना कहीं उस आगे चलकर प्राचीन समय पर्वत के रूप में कहीं ना कहीं रहा होगा। तो यदि आज कोई मैदान है
तो कहीं ना कहीं तो वह मतलब इस डेनुडेशन की प्रक्रिया का परिणाम है, परंतु हम वास्तविक रूप में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक संपन्न होती है और हजारों वर्षों तक हमारे पास में इतिहास नहीं होता है कि किस प्रकार से अनफोर्सीन इवेंट होते हैं, कि किसी प्रकार की जो अचानक से क्रियाएं संपन्न होती है। यानी हमारे जो वैज्ञानिक है, यदि किसी स्थलाकृति के इतिहास को बता रहे हैं तो एक प्रकार से कल्पना कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको चिंतन कर रहे हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, परंतु वास्तविक रूप में किसी प्रक्रिया की किसी स्थलाकृति है उसके इतिहास को बताना वास्तविक रूप में संभव नहीं होता है, हो पाता है। तो इस प्रकार से यह जो कुछ बाधाएं हैं वह इसके मतलब डेनुडेशन की प्रक्रिया में संपन्न होती है। कुछ बाधाएं इसको बाधित करने का प्रयास करती है, इसको रोकने का प्रयास करती है। ठीक, तो यह रही बात डेनुडेशन की प्रक्रिया की। तो धन्यवाद।